हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए नया चैप्टर जो मौर्यन काल के बाद विदेशी आक्रमण हुए थे उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जिनमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण इन सभी का आक्रमण था। चलिए आज हम इस लेक्चर को पढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेजन आफ्टर मौर्यन एम्पायर। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो सके। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, हेल्प मी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडो ग्रीक, जिनका शासनकाल 180 बीसी से 10 एडी तक का था। इंडो ग्रीक किंगडम को ग्रेशियो इंडियन किंगडम भी कहते थे, उसके साथ साथ यवन किंगडम भी कहते थे। इसका क्षेत्र जहाँ पर फैला था, वर्तमान अफगानिस्तान, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग जिसमें हमारा पाकिस्तान आ जाता है पूरा का पूरा, यहाँ तक इसका पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। और इसकी संस्थापक था डिमेट्रियस। डिमेट्रियस बैक्ट्रिया का एक मतलब कह सकते हैं कि वहां पर कई सारे शासक होते थे, उनमें से एक ऐसा एक प्रकार का शासक था। तो जैसे ही इसने भारत पर आक्रमण किया उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर, इसने अपने आप को ग्रीक के जो बैक्ट्रिया एम्पायर था उससे अलग कर लिया और अपना यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्रीक पीपल इन इंडिया। भारत में ग्रीक लोगों की प्रेजेंस कब से रही? तो अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तभी से ग्रीक लोगों की प्रेजेंस हो गई भारत में। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया तो वहां से उसको खदेड़ दिया। सेल्यूकस निकेटर ने उत्तर पश्चिम भारत को चंद्रगुप्त मौर्य को सपुर्द कर दिया, परंतु फिर भी कुछ लोग वहां पर रह गए थे। सम ग्रीक पीपल अंडर मौर्यन रूल वहां पर रह रहे थे सेल्यूकस निकेटर के जाने के बाद भी। और हमको अशोक के अभिलेख में ये भी देखने को मिलता है कि जो बौद्ध दूत थे उन्होंने बुद्धिज्म का प्रसार भूमध्य सागर तक किया था, जिससे ग्रीक लोग भी प्रभावित हुए थे और भारत की ओर आ गए थे कई सारे। और हमको ये भी देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार किया है उसमें ग्रीक लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं और बुद्ध धर्म का काफी जगह पर प्रसार किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इंडो ग्रीक किंगडम रूल बिगेन इन इंडिया। इंडो ग्रीक लोगों ने भारत पर अपना शासन कैसे आरंभ किया उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, डिमेट्रियस प्रथम ने 180 बीसी में जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र था उसको जीत लिया था और अपनी एम्पायर स्थापित कर दिया था। ठीक है, दूसरा जो ब्लॉक है उसमें लिखा है डिमेट्रियस ने अपने दो लोग, एक मेनेंडर एक एप्लोडोटस, इन लोगों को भारत में भेजा अलग अलग क्षेत्रों को जीतने के लिए। मेनेंडर को भेजा उसने भारत का पूर्वी क्षेत्र जीतने के लिए, वहीं एप्लोडोटस को भेजा उसने भारत का दक्षिणी क्षेत्र जीतने के लिए। ठीक है, अब बात करें क्या नाम, सॉरी, स्ट्राबो जो एक ग्रीस जोग्राफर था, उसने बताया कि क्या नाम है, इंडो ग्रीक ने कहां तक अपना प्रसार किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने शुंग की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र उस पर आक्रमण किया। मैंने आपको बताया भी था कि आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, देखा होगा आपने कि किस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने जो मेनेंडर का अटैक था उसको रोका था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो, पाटलिपुत्र पर अटैक किया था इंडो ग्रीक ने, तब पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें रोका था। तो उसी की चर्चा यहाँ पे स्ट्राबो कर रहा है। ठीक है, फोर्थ ब्लॉक में देखिए, उसने बताया कि कहाँ तक जो एप्लोडोटस को भेजा था दक्षिण भारत पर। दक्षिण भारत का अर्थ वहां पे वो नहीं है हमारा जो पेनिसुलर इंडिया, उस वक्त का अर्थ है सिंध वाला क्षेत्र, सिंध गुजरात वाला क्षेत्र। तो उसको उसने जीत लिया एप्लोडोटस ने, सिंध के क्षेत्र को, गुजरात के क्षेत्र को, यहाँ तक कि जो वहां पे एक इंपोर्टेंट पोर्ट था वेरी गाजा बहरूच में, उसको भी जीत लिया था। ठीक है, अब आइए ऊपर पांचवें ब्लॉक में। जो इंडो ग्रीक लोग थे उनकी राजधानी मतलब कुछ समय तक उनका मथुरा पर भी नियंत्रण रहा था। ये हमको कहां से मालूम पड़ता है? मगेरा इंस्क्रिप्शन अभिलेख है, वहां से हमको पता चलता है कि पहली सेंचुरी बीसी से पहले तक इंडो ग्रीक लोगों का मथुरा के क्षेत्र पर भी आधिपत्य था। अब आइए लास्ट ब्लॉक में, जिसमें लिखा है कि लास्ट किंग कौन सा था इंडो ग्रीक, वो था स्ट्राबो सेकंड, जिसको किसने हराया था? इंडो शक शासक रजूवुला ने हराया था उसे, और इस तरीके से इंडो ग्रीक का जो शासन था समाप्त हो गया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं शक डायनेस्टी के बारे में। शक डायनेस्टी को इंडो-शीथियन भी कहते हैं। इन्होंने भारत पर फर्स्ट सेंचुरी बीसी से अपना शासन करना आरंभ किया था। ये सभी लोग मतलब जैसे कि आप ये फिगर में देखिए, इंडो-शीथियंस भी हैं यहाँ पे इस समय, और यहाँ पे कौन है? कांव लोग हैं, कांव। उसके बाद आए थे सुंग के बाद, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, पढ़िए आप उस वाली वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ इंडो-शीथियंस का जो किंगडम अभी ये पूरा जीत लिया। क्यों जीत लिया? मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया। इंडो शासक ने रजूवुला ने किसको हराया? स्ट्राटो सेकंड को। लेकिन उससे पहले ये दोनों शासन कर रहे थे भारत पर, ठीक है, कुछ कुछ क्षेत्रों पर।
और शक के बाद पार्थियंस आएंगे, पार्थियंस के बाद कुषाण, लेकिन शक लोग गुप्त काल तक रहेंगे। चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य बना था उसने अंत में जाके गुजरात से इनको खदेड़ दिया पूर्ण रूप से। उसके बाद शक शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी भारत में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ शक केम इंडिया, शक लोग भारत में कैसे आए। 2nd सेंचुरी बीसी में सेंट्रल एशिया की नोमैडिक एक घुमंतू ट्राइब थी जिसने आक्रमण किया कजाकिस्तान पर, जहां पर सीथियंस लोग रहते थे। फिर इन लोगों ने सीथियंस लोगों को प्रेरित किया कि आप बैक्टीरिया पर आक्रमण कीजिए, पार्थिया पर आक्रमण कीजिए। सीथियंस लोग प्रेरित हो गए, उन्होंने जाके आक्रमण कर दिया और पार्थियन राजा को हरा दिया। फिर सीथियंस लोगों ने हरा दिया तो उनके अंदर एक जज्बा आ गया, उन्होंने सोचा चलो अब माइग्रेट करते हैं भारत की तरफ, और उन लोगों ने भारत की तरफ माइग्रेट करना आरंभ किया। इसलिए इनको इंडो सीथियंस कहा गया और इंडो सीथियंस को शक कहा गया। लास्ट वाला ब्लॉक कह रहा है जो शक किंगडम था उसका जो प्रचार प्रसार मतलब पूरे में फैला हुआ था वो इंडो ग्रीक से काफी ज्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेट शक रूलर कौन था? रुद्रदमन प्रथम। रुद्रदमन प्रथम इनका सबसे महान शासक माना जाता है शक लोगों का। ठीक है, इसके बाद हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो शक लोग थे वो 5 भागों में बटे हुए थे। इन 5 की अलग अलग कैपिटल थी, वेस्टर्न क्षत्रप, ईस्टर्न क्षत्रप, अलग अलग भागों में बटे हुए थे। उसी तरीके से जो रुद्रदमन था वो वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी का था। ठीक है, वही लिखा है पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु कहता है कि जब ये राजा बना तो इसने एक उपाधि ली महाक्षत्रप की। तीसरा बिंदु इसके एरिया को बताता है कहाँ कहाँ पे फैला था, कोंकण, नालंदा वैली, काठियावाड़, मालवा तक। चौथा पॉइंट बताता है कि इसने जो चंद्रगुप्त द्वारा बनवाई गई सुदर्शन लेक थी काठियावाड़ में उसका जीर्णोद्धार, उसकी मरम्मत कराई। 5वां बिंदु बताता है कि इसने एक हिंदू विमेन से शादी की, फिर बाद में हिंदुज्म में कन्वर्ट हो गया। 6वां बिंदु बताता है कि इसने अपने काल में, अब आपको एक क्वेश्चन आता है कई बार यूपीएससी में कि पहला पूर्ण संस्कृत अभिलेख मतलब पूरा का पूरा अभिलेख संस्कृत में पहला किसने लिखवाया? वो लिखवाया रुद्रदमन ने। और कहां पर? गिरनार की पहाड़ियों में जूनागढ़ के पत्थर पर, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन कहते हैं उसको, गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। गिरनार की पहाड़ियों पर एक जूनागढ़ चट्टान है उस पर। ठीक है, 7वां पॉइंट कहता है इसने सातवाहनों के साथ मैरिटल रिलेशन बनाए। ये हमको कहाँ मिलता है? कन्हेरी के इंस्क्रिप्शन में लिखा मिलता है कि सातवाहनों के साथ इसके मैरिटल रिलेशनशिप थे। कैसे मैरिटल थे? इसने अपनी पुत्री ब्याही थी किसके साथ? वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के साथ। सतकर्णी किसका पुत्र था? गौतमी पुत्र का। गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र था वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, उसके साथ अपनी लड़की ब्याही थी इसने। इसीलिए हमको देखने को मिलता है, अभी आपको आगे बताता हूं, कि जब रुद्रदमन ने 2 बार इसको हरा दिया था वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को, लेकिन इसको मारा नहीं था। क्यों? इसकी पुत्री विधवा हो जाती, इसलिए उसने इसकी हत्या नहीं की रुद्रदमन ने वशिष्ठ पुत्र की कभी भी, क्योंकि इसकी लड़की ब्याही थी उसके लिए। इससे हम लोग एक और चीज समझ सकते हैं कि उस समय काल पर इन रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं होती थी, युद्ध फिर भी हो जाते थे क्षेत्र के लिए। 8वां बिंदु बताता है कि जो रुद्रदमन के दादाजी थे नहापाण, वो कई बार गौतमी पुत्र से हार गए थे और अपना क्षेत्र गंवा बैठे थे। उन सभी क्षेत्रों को रुद्रदमन ने कैप्चर कर लिया पुनः वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी से हरा कर उसे। 9वां बिंदु बताता है कि इसने संस्कृत को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, संस्कृत लिटरेचर को। वो तो ऊपर ही आपको मालूम पड़ गया कि गिरनार इंस्क्रिप्शन में पूरा संस्कृत में, तो संस्कृत को बढ़ावा दिया ही होगा। 10वां बिंदु कहता है कि रुद्रदमन के दरबार में एक ग्रीक राइटर यवनेश्वर था जिसने ग्रीक ग्रंथ यवन जातक का ग्रीक से संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्थियन डायनेस्टी, इसका आरंभ 1st BC से होता है, मतलब पहली BC से ही। सॉरी मैंने सही 1st BC से होता है और लेस्ट 1st सेंचुरी तक ही खत्म हो जाती है AD में। पहली BC से आरंभ हुआ और हाफ सेंचुरी AD में ये समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इंडो पार्थियन जो किंगडम है उसकी नींव रखी थी गोंडा फेज ने। वो एक शक शासक था, लेकिन उसने जब अपना अलग शासन स्थापित किया तो अपने आप को पार्थियंस कह लिया। उसकी जो पहली कैपिटल थी, सबसे पहली कैपिटल पूछी जाती है, जो इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। पहली कैपिटल तक्षशिला, और बाद में उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली कहाँ पे? काबुल, जो आज अफगानिस्तान में है। लेकिन जब गोंडा फेज की मृत्यु हुई ना, उसके बाद इनका शासन चरमरा गया, फ्रेगमेंट हो गया। फिर उसके बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी अपना शासन इतना जो फिगर में दिख रहा है ना, इतना स्थापित नहीं कर सका, ना ही उसे रीगेन कर सका। सभी लोगों ने, अगल बगल के शासकों ने जीत लिया उसका क्षेत्र। और फिर जब कुषाण आए तो कुषाण का जो संस्थापक था कुजुल कैडफिजेस, उसने तो पार्थियंस का जो पूरा क्षेत्र था उसको अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लिया, अपने शासन में ही मिला लिया, पूरा जीत लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुषाण एम्पायर पर। ओके, कुषाण लोगों का शासन 30 C मतलब AD कॉमन एरा से 225 C मतलब AD तक रहा।
कुषाण एक ट्राइब थी यूजी संघ की, जो कि चाइना में यूजी संघ था ना, उसकी एक ट्राइब थी कुषाण। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी एडी में अपने आप को यूनिफाई किया, अपने पूरे मतलब जितने लोगों को, आदिवासी थे तो यूनिफाई किया। देन इन्होंने भारत पर आक्रमण करके उस पर अपनी स्थापना की अपने एम्पायर की, और इनका एम्पायर बहुत जगह में फैला था। लगभग आप चित्र में देख सकते हैं सेंट्रल एशिया, मॉडर्न डे भारत तो था ही, अफगानिस्तान तो था ही, उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया, ईरान का कुछ हिस्सा, इतने हिस्से में फैला हुआ था। इसका इनको बहुत लाभ भी मिला था। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसका लाभ इकोनॉमी में। उससे पहले हम देख लेते हैं किसान के जो इंपोर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में। सबसे इंपोर्टेंट रूलर एक ही था, कनिष्क। जो और दो लिखे हैं ना वो तो पहला और लास्ट है, इसलिए पढ़ रहे हैं उनको। ठीक है, कुजुल कैद पैसे फाउंडर था इसलिए पढ़ लिया। वासुदेवा लास्ट रूलर था इसलिए पढ़ लिया। लेकिन वासुदेवा के बाद भी इनका शासन था, लेकिन वो शासन दो भागों में बट गया था, उसके बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो कनिष्क है इसका मेन रूलर वो है, ये पांचवा कुषाण शासक था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क ने अपने शासनकाल में कुषाण की जो बॉर्डरें थी उत्तर भारत तक और दक्षिण में उज्जैन तक और पूर्व में पाटलिपुत्र तक फैला दी थी। कनिष्क की दो कैपिटल थी, एक थी पुरुषपरा जिसको आज वर्तमान में पेशावर कहते हैं जो पाकिस्तान में है, और एक थी मथुरा नॉर्दर्न इंडिया में। कनिष्क ने एक एरा भी आरंभ किया था, कनिष्क एरा, जो कि 127 सी से आरंभ होता है। अगर वर्तमान में हमको कनिष्क एरा जानना है, कनिष्क एरा के हिसाब से कौन सी सन चल रही है, तो 2021-22 चल रही है, उसमें से 127 को माइनस कर दीजिए, कनिष्क एरा की तारीख निकल के आ जाएगी कितनी सन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कनिष्क की मैंने बौद्ध संगति के बारे में चर्चा नहीं की कि बौद्ध सम्मेलन कराया था, वो हम आगे करेंगे रिलीजन में। उससे पहले हम देख लेंगे डिक्लाइन क्यों हुआ कुषाण का। डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ वासुदेवा फर्स्ट मैंने बताया। उसके बाद जो साम्राज्य था दो भागों में बट गया, एक वेस्टर्न पार्ट एक ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट का क्षेत्र था अफगानिस्तान, जिसको पर्शियन शासक, पर्शिया के सशनेड एम्पायर, पर्शिया कौन सा, ईरान, उसी का एक सशनेड एम्पायर था, उसने इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। वहीं ईस्टर्न जो पार्ट था, जो पंजाब का क्षेत्र था, वहां पे कई सारे जो लोकल रूलर थे ना, उन्होंने जो इनका क्षेत्र था गेंगेटिक प्लेन वाला, पूरा पंजाब से लेकर पूरा यहाँ तक पाटलिपुत्र तक, उसका जो गेंगेटिक प्लेन का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपने क्षेत्र में ले लिया, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया कि हम यहाँ के राजा हैं। और 4वीं शताब्दी में आकर समुद्रगुप्त ने संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया, उसको कोई फर्क नहीं, उसने पूरा क्षेत्र जीत लिया, समुद्रगुप्त ने सब्जुकेटेड कर लिया अपने अंदर। अब देखते हैं रिलीजन और पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब इसमें हम बात करेंगे कुषाण की उस बौद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध संगति के बारे में। इंडो ग्रीक के बारे में पहले चर्चा करते हैं। इंडो ग्रीक जो शासक थे वो ग्रीक थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर कई सारे ग्रीक देवताओं के चिन्ह भी लगाए थे, उनका फोटो ज्यूस का, हरक्यूलिस का, एथीना का, अपोलो का। उसके साथ साथ उन्होंने बुद्धिज्म के, हिंदुइज्म के और जोरास्ट्रिज्म के भी, मतलब पारसी लोगों के, इनके भगवान के भी फोटो लगाए थे। मतलब इसका मतलब कह सकते हैं ये लोग काफी सारे सहिष्णु थे धर्म के प्रति। दूसरा बिंदु है जो मेनेंडर था, मैंने आपको उसके बारे में बताया था, इसने आक्रमण भी किया था। मेनेंडर वो तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी हो गया। बुद्ध एक क्या नाम मॉन्क थे नागार्जुन, उनके और मेनेंडर के बीच क्वेश्चन एंड आंसर का एक वो हुआ था। मेनेंडर कुछ पूछ रहा था, वो बता रहे थे। इसको एक किताब के अंदर संकलित किया गया जिसे मिलिंद पनो कहते हैं। और मेनेंडर उनसे इतना प्रभावित हुआ था नागार्जुन से कि उसने बुद्ध धर्म अपना लिया, और मेनेंडर फिर बुद्धिज्म का रक्षक भी बन गया, जैसे अशोक थे, जैसे कुषाण का कनिष्क होगा। अब आ जाते कुषाण की तरफ। कुषाण के काल में कल्चरल एक्सचेंज हुआ ग्रीक के साथ। क्यों? इसका पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण था। कहाँ पे? सेंट्रल एशिया पर भी और ईरान पर भी। तो व्यापार बहुत तेजी से हो रहा था अच्छे से। तो व्यापार जब हो रहा था तो व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, तो वो भी हुआ बहुत अच्छे तरीके से कुषाण के काल में। और आपने ये भी सुना होगा कि जब व्यापार पर नियंत्रण था तो कुषाण ने क्या किया था, मध्य एशिया तक, मेडिटेरेनियन तक अपने बौद्ध दूत भेजे थे। क्यों? क्योंकि इसी की जो बौद्ध संहिता होती है इसमें महायान हीनयान दो भागों में बट गए थे बुद्ध धर्म। तो महायान के प्रचार प्रसार के लिए भी इसने दूत भेजे थे, मॉन्क भेजे थे बुद्धिस्ट, इसीलिए भी सांस्कृतिक आदान प्रदान आरंभ हो गया। कनिष्क ने 72 एडी में बौद्ध संगति कराई कश्मीर में, मैंने आपको बताया। अब तीसरा बिंदु आ जाइए। कनिष्क ने, और कनिष्क के पास एक ओरिजिनल गांधारी वर्नाक्युलर था, और उसके साथ साथ उसने जो प्राकृत में बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे हुए थे ना, उनको संस्कृत में भी कन्वर्ट कराया। अब आपको मालूम होगा महायान बुद्धिज्म संस्कृत में ज्यादा संस्कृत में अपने ग्रंथों को लिखता है, संस्कृत में ही मानता है, जबकि हीनयान बुद्धिज्म प्राकृत भाषा में अपने ग्रंथों को लिखता था। इसीलिए इस काल में संस्कृत को भी बढ़ावा मिल रहा था इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड कनिष्क। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको पहले बताया कुषाण काल में इकोनॉमिक एक्टिविटी चरम पे पहुंचेगी। क्यों? इसका पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण है, कोई भी डाकू आक्रमण नहीं कर सकते इनके काफिले पर, किसी भी व्यापारी के।
तो इसलिए अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा था। दूसरा बिंदु, उज्जैन उस समय महत्वपूर्ण क्षेत्र था क्योंकि वो दो नोडल रूट्स पर मौजूद था, एक कौशाम्बी एक मथुरा, इन दोनों के। तीसरा, दो मेजर ट्रेड रूट्स थे, एक उत्तरापथ दक्षिणापथ। उत्तरापथ पूर्वी भारत और उत्तरी भारत को उत्तर पश्चिम से जोड़ता था, वहीं दक्षिणापथ जो पेनिसुलर इंडिया था उसको उत्तर भारत और पश्चिम भारत से जोड़ता था। इंटरनेशनल रूट सिल्क रोड, मैंने आपको बताया, वही सेंट्रल एशिया से होती हुई जाती है सिल्क रोड यूरोप तक। सिल्क रोड पर किसका नियंत्रण था? कुषाण का। तो व्यापार अच्छा होना ही था इंटरनेशनल। और वेस्टर्न पोर्ट्स गुजरात वाले, भरूच वाले, मैंने आपको पहले ही बताया। पांचवा बिंदु, इंडिया का ट्रेड किससे होता था इंटरनेशनली? रोम से, चाइना से, इजिप्ट से और यूरोप के कई सारे अन्य क्षेत्रों से। अब छठवां बिंदु, मैंने आपको पहले बताया, सिल्क रूट पर कुषाण का कंट्रोल था, इसलिए ट्रेड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। बस यही है आपका पूरा इंडो ग्रीक सर्क पार्थियन कुषाण खत्म होते हैं। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।